तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना विष्णु सर आपका स्वागत करता हूँ डी यू स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बिजनेस लॉ का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। एंड इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, या फिर हम ये कह लें कि हमारा जो ये लेक्चर है ये पूरी तरह से द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ने के लिए बना गया है। इस लेक्चर में हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को रीड करेंगे। एंड इसके बाद जो इसके नोट्स हैं मैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ फॉर्म में, जिसे आप डाउनलोड करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। सो पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ एंड वीडियो के एंड तक बने रहें, ताकि अंत में जो मैं आपको नोट्स दूँ वो आपको मिल सके। एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप कैसे बाकी नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ, इसका जो ये फर्स्ट यूनिट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड दिख रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा वर्ड जिसके ऊपर पूरा एक एक एक्ट बनाया गया। सो सबसे पहले तो आपको ये वर्ड समझना होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। जो कॉन्ट्रैक्ट है ये या तो एक प्रॉमिस हो सकती है या फिर कई प्रोमिस का एक सेट हो सकती है। For the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognize a duty. In other words, a contract is an agreement. क्या कहा है कि इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है। अगर हम देखें तो हमें आज तक लगता था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है। सो सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है। फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। सो सबसे पहले आता है इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो है वो है ऑफर। जब ऑफर किसी भी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है देन वो कहलाती है प्रॉमिस। उसी प्रॉमिस में जब किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन हो जाए तब उसे हम कहते हैं कंसीडरेशन। और उस कंसीडरेशन की वजह से जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाता है देन उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो क्या एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है कि एग्रीमेंट लॉफुल और अनलॉफुल फुल दोनों ही तरह के होते हैं। बट जब फुल्ली लॉफुल एग्रीमेंट की बात करें तब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब कि जब एग्रीमेंट पूरी तरह से कानूनी हो, जिसमें बिल्कुल भी गैर कानूनी कुछ भी ना हो। इसके लिए जो नियम कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में लिखे गए हैं, जो लगभग 10 नियम कानूनों जिसमें लिखे हुए हैं। अगर जो एग्रीमेंट है उन सभी 10 कानूनों को फॉलो करता है तब उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कुछ यूं होने वाली है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट आउटलाइन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ देयर रिलेशनशिप। एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है? वो दो पार्टीज के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक तरह का समझौता है, एक बाध्यकारी समझौता है हिंदी में बात करें तो, जो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में होती है। एंड उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में सारे नियम कानून टर्म एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की मीनिंग समझ में आई होगी। ये रही इसकी डेफिनेशन। इसी के साथ हम जाते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उम्मीद है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ये कई बेसिस पे होती हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। देरी ना करते हुए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं वैध अनुबंध। ये अनुबंध कानूनी रूप से पूरी तरह से बाध्यकारी और अदालत में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि कहा जाए तो ये पूरी तरह से वैलिड होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज लीगली बाइंडिंग एंड कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पूरी तरह से कानूनी हो उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी का विपरीत या इसी के उल्टे
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल इसका उल्टा है, इसका मतलब है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जीरो कानून को फॉलो किया जाता है। जीरो कानून यानी कि ये बिल्कुल ही गैर कानूनी होता है। इसका मतलब ये जब बना था तभी से ये गैर कानूनी है, और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और जब ये सरकार की नज़र में आएगा तो सरकार इसे खारिज कर देगी। द थर्ड इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनते तो सरकार की नज़र में है, जो बनते तो पूरी तरह से कानून की फॉलो करके हैं, बट वो इस तरह से बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं जिससे ये कोर्ट के नज़र में नहीं आते। कोर्ट जब भी इसे देखती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट की नज़र में देखती है, बट इसके अंदर कुछ गलतियां होती हैं। सो बाकी आप पढ़ सकते हैं। द फोर्थ इज एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध। ये अनुबंध कानूनी रूप से वैध होता है, ये कानूनी रूप से लीगल माना जाता है, बट अदालत में इसको पेश नहीं किया जा सकता। मतलब कोर्ट में इसके ऊपर हम केस नहीं लड़ सकते, बिकॉज ऑफ इसमें कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस डाले जाते हैं जिससे ये कोर्ट में ना जा सके। मतलब इसका जो, अगर किसी को खारिज करना है या किसी को कोई केस करना है तो वो सारे ही इसमें लिखे होते हैं कि आपको किन सिचुएशंस में क्या करना है, एक्सेट्रा। द फिफ्थ इज इनलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है? इनलीगल या अनलॉफुल फुल कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरी तरह से गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि सरकार की नज़र में होते ही नहीं है। अन एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और impliedly prohibited or forbidden by law, it is a void and initio। जो पूरी तरह से void है एंड सरकार की नज़र में नहीं है उनको हम इनलीगल या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जब भी ये सरकार की नज़र में आएंगे इन्हें खारिज कर दिया जाएगा, इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को तीन भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन in which parties make oral written declaration of the term and conditions of the contract। मतलब क्या है कि जिसमें शर्तें पूरी तरह से स्पष्ट होती हैं। मतलब जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सारे जो शर्तें रखी गई होंगी वो सब पूरी तरह से निश्चित होती हैं, और इनमें कोई किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं होती, ये सबको क्लियर होते हैं, इसीलिए इसे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। द सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इनमें कुछ अनिश्चितताएं होती हैं और ये पूरी तरह से लोगों को पता नहीं होता कि इसमें क्या है। मतलब ये पूरी तरह से ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें क्या लिखा है? इट इज़ वन विच एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गैदर्ड फ्रॉम एक्ट्स एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ पार्टीज। मतलब इसमें क्या है, इसमें एविडेंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड इसमें सब कुछ नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से क्लियर नहीं माना जाता है। द थर्ड थिंग इज कंस्ट्रक्टिव और कोसी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ नॉट अन कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेड इंटेंशनली बाय द पार्टीज बाय एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। ये एक तरह का प्रॉमिस है जो पार्टीज एक दूसरे से कर लेती हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि अगर आप मेरा 1 लाख का सेल करवा देते हैं देन मैं आपके साथ ये टाइप करूंगा, तो ये एक तरह का प्रॉमिस है, ये किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसी के साथ जो ये दो टाइप्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो नियम जिनको फॉलो करके हम ये देखते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली वैलिड है और नहीं है, वो यही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872, an agreement enforceable by law is a contract। जो एग्रीमेंट पूरी तरह से लॉ को फॉलो करके बने हों उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड वो लॉ कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फर्स्ट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा जो ऑफर है एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही फुल्ली लॉफुल होने चाहिए, मतलब कानूनी होने चाहिए। जो हम ऑफर दे रहे हैं और एक्सेप्टेंस जो हम जिस ऑफर की ले रहे हैं वो दोनों ही कानूनी हो। द सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन मतलब जो हमारा इंटेंशन है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का वो भी लॉफुल होना चाहिए, ना कि हम लालच में आकर या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए। द थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी तरह की ट्रांजैक्शन, किसी तरह की मूल्यवान चीज का लेन देन। तो लॉफुल एक लेन देन भी होना चाहिए तभी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेन देन नहीं कर लेते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। बट वो लेन देन जो है वो फुल्ली लॉफुल होना चाहिए, यही इस थर्ड रूल में कहा गया है। द फोर्थ इज कैपेसिटी ऑफ पार्टी। द फोर्थ इज कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इस पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस इतना याद रखिए कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखे रहते हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे वो सब कैपेसिटी में आना चाहिए। लाइक अब मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि हमें सूरज पे जाना है बट ये कैपेसिटी के बाहर की चीज़ है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कैपेसिटी में है, जो की जा सकती हैं। द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट या फिर कंसेंट। द फिफ्थ इज फ्री कंसेंट। इसका मीनिंग है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसमें दोनों ही पार्टीज की स्वतंत्र सहमति हो, दोनों ही पूरी तरह से सहमत हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अगर आगे चल के कोई एक पार्टी ये दावा करती है कि मुझ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दबाव डाले गए या फिर कोई अनुचित प्रभाव किया गया या धोखाधड़ी थी, तो इनके द्वारा फ्री कंसेंट इस रूल के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो फुल्ली फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब उसमें दोनों ही पार्टीज की फुल्ली सहमति होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द सिक्स्थ इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा उद्देश्य है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का और आगे जाके हमें जो चाहिए वो सब लॉफुल होना चाहिए। हम कोई ऐसा उद्देश्य ना रखें जो गैर कानूनी है। द सेवंथ इज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में मेनली ये है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन है, वो सभी लिखी होनी चाहिए, ताकि जो सब कुछ है वो जो सारे नियम कानून है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुल्ली क्लियर हो और आगे जाके क्लियरिटी किसी भी तरह की अनक्लियरिटी ना दिखे। द एट्थ इज सर्टिनिटी। सर्टिनिटी का मतलब निश्चितता। अब हमने पढ़ा ही है कि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, ताकि आगे जाके किसी भी तरह की अनिश्चितता देखने को ना मिले। बिकॉज ऑफ दिस सर्टिनिटी ऑल्सो ज़रूरी है, ताकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो लंबे टाइम तक अच्छे से काम कर सके एंड इसमें किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सर्टिनिटी होना ज़रूरी है। सर्टिनिटी का मतलब ये है कि हमारे जो टर्म एंड कंडीशन है और जो हमारा उद्देश्य है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए दोनों ही पार्टीज़ के लिए। किसी को भी किसी भी तरह की असहमति या फिर किसी भी तरह का अनक्लियरनेस ना हो। द नाइन्थ इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। क्या कहा गया है? द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस फिजिकली एज वेल एज लीगली। मतलब क्या कहा है कि जो हम इसमें एग्रीमेंट जो हम बना रहे हैं उसमें जो भी लिखा है वो करने के लिए लीगल भी होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो करा जा सके।
मतलब कुछ ऐसा ना हो जो अनपॉसिबल इम्पॉसिबल हो। द 10th इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब जो सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित ना हो, ऐसी चीज़ों को हम अपने एग्रीमेंट में, अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, यही हमारे वो 10 रूल्स हैं जिनको फॉलो करके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। इसमें एक पॉइंट जो था, जो मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। तो अब हम आते हैं उस पे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। सो इसमें मेनली 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इसमें 3 जो मेन पॉइंट्स हैं वो है, पहला तो वो मेजर होना चाहिए। कोई माइनर पर्सन किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मेजर यानी कि 18 प्लस का होना चाहिए। दूसरा साउंड माइंडेड ना हो। दूसरा साउंड माइंडेड ना हो। साउंड माइंडेड यानी कि उसका दिमाग सही हो, उसकी मेंटल कंडीशन जो है वो बिल्कुल सही हो, और उसको डॉक्टर्स ने या किसी भी मेडिकली तौर पर वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो, मानसिकता उसकी बिल्कुल सही हो। एंड द थर्ड इज ही इज नॉट डिस्क्वालीफाई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ, मतलब वो कानूनी तौर पर भी ऐसा होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, जिसको किसी भी कानून ने गैर कानूनी घोषित ना कर रखा हो। लाइक एलियन एनिमी। एलियन एनिमी इस चीज़ का एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय अदर लॉज। अदर लॉज से एलियन एनिमी जो ये है, ये कौन होते हैं? जो जिस देश से हमारा अभी वॉर चल रहा है, उस देश का कोई जो पर्सन है वो एलियन एनिमी कहलाता है। एंड हम उसके साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ बिकॉज क्योंकि वो पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाइड है अभी लॉ के कारण। एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज के लिए ख़त्म होता है। इसमें आगे जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इसके अंदर कुछ डिफ्रेंशिएशन दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। द फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो अंतर है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एंड ये कई बार 12 नंबर में भी पूछे जाते हैं, बी कॉम और बीए के एग्जाम में। द सेकेंड डिफ्रेंशिएशन इज वॉइड, एक मिनट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ये भी काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये यहाँ नीचे तक है। एंड इसके बाद ये वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसका डिफ्रेंशिएशन भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। एंड ये 12 नंबर तक में आते हैं, इसीलिए प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं जो आपको व्हाट्सअप चैनल दे रहा हूँ उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर सपोर्ट दूंगा और सारे आंसर्स दूंगा। इसी के साथ ये कुछ और डिफरेंशिएशन भी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। इस नोट्स का ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको व्हाट्सएप चैनल मिलेगा जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ डी यू सोल, इग्नू और एन सी वेब के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी अपडेट है सोल के बच्चों के लिए जो अपना फ़ीस भर सकते हैं। और इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई करें और मौज मस्ती करें। चलो, थैंक यू।